गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैंने कल तक के लेक्चर में आपको हाइपरबोला की ट्रेसिंग कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ट्रेसिंग अच्छे से कर लेना, आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं कंटिन्यू करती हूँ एक्सरसाइज 1.3 से ऑनवर्ड। आपने एक्सरसाइज 1.3 की थी, उसके बाद मैंने स्किप करके सेकेंड चैप्टर पे आ गई थी, क्योंकि ट्रेसिंग में आपके 1.3 तक का यूज़ होना था। आगे जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल अलग तरह की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपके आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल आप ध्यान से समझना। अक्सर स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है कि समझ तो आ जाते हैं, लेकिन आर्टिकल जब करते हैं तो मिक्स कर देते हैं, किसी आर्टिकल में प्रूफ किसी और आर्टिकल का कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं आज आपको करवाऊंगी, आज तो आपको पढ़ना ही है, साथ में अगले 4 दिन तक कंटिन्यू जरूर रखना। इट मीन्स आज वाला लेक्चर आज पढ़ोगे, कल जो मैं आपको करवाऊंगी आने वाले कल में वो भी करोगे और आज का भी करोगे, क्योंकि पिछला पढ़ने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगी। तो आप हर लेक्चर को 4 बार पढ़ना, मीन्स आज वाले लेक्चर को आज के दिन और अगले 3 दिन कंटिन्यू करना। ऐसे ही जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको उस दिन और अगले 3 दिन कंटिन्यू करना। स्टूडेंट्स आपको कभी भी मिक्सिंग नहीं होगी आर्टिकल की। इवन इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप किसी भी टाइम पूछूं तो आप उसका जवाब दे पाओगे कि वो आर्टिकल हमें करना कैसे है। और अगर आप ये काम करते हो कि आज का आज नहीं करते, छोड़ देते हो, या फिर आज का आज किया कल नहीं किया, तो आपको समझ आता चला जाएगा, लेकिन जब लास्ट में सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे और मैं अगर आपका टेस्ट लूँगी तो आपको यही नहीं पता होगा कि इस आर्टिकल को कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ ख़त्म करना है। सारे आर्टिकल आपको एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर्टिकल समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छा पेपर लगेगा आपको ये। इवन जो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से पढ़ते हैं और मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनसे आप किसी भी टाइम पूछो, उनको हर क्वेश्चन हर आर्टिकल आता होता है। ठीक है, तो आपसे भी उम्मीद यही है कि आप भी इसी तरह पढ़ोगे। इसके बाद देखो कुछ आपके 1.3 एक्सरसाइज के बाद कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपकी जहाँ यूज़ होगी वहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी। देखो कोड की डेफिनेशन आपको पता है। ठीक है, चलो 2-3 डेफिनेशन अभी करवा देती हूँ मैं, कोड, टेंजेंट और नॉर्मल की। फिर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल एंड पोलर, जहाँ आपकी यूज़ होगी मैं वहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज के दिन मैं आपको बता दूंगी और जिस दिन मैं आर्टिकल करवाऊंगी तो आप फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ 3 ही डेफिनेशन बता रही हूँ, उसके बाद आर्टिकल करेंगे। पहली डेफिनेशन है कोड। कोड आपको पता ही है, जैसे आप सर्कल भी लेते हो, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाती है, कोड। यानी कि एनी 2 पॉइंट ऑन द कॉनिक आपने लिए और उनको ज्वाइन कर दिया तो वो लाइन आपकी कहलाती है कोड। तो देखो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द कॉनिक इज कॉल्ड कोड। फिर टेंजेंट भी आपको पता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये कॉनिक है, ये 2 पॉइंट है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो दिस विल बिकम ए कोड। और अगर ये दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाए, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए या ये पॉइंट यहाँ पर चला जाए, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर चला गया, तो ये लाइन आपके पास, ये पॉइंट जब यहाँ चला गया यानी कि दोनों पॉइंट सेम बन गए, तो ये जो कोड है वो क्या बन जाएगी, इस पे टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ, आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, कि अगर ये पॉइंट इसको टेंड कर जाए, मीन्स ये पॉइंट इस पे कंसाइड कर जाए, ठीक है, तो ये कोड क्या बन जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि वो एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही थी, एक इस पॉइंट पे कट कर रही थी, लेकिन जब पॉइंट ही कंसाइड कर गए तो ये दोनों पॉइंट पे कट करेगी, मीन्स यही कट करेगी, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो कोड टेंजेंट क्या चीज़ है, टेंजेंट भी एक तरह से कोड ही है, बट एक लिमिटिंग पोजीशन है। लिमिटिंग पोजीशन क्या है, या तो पी क्यू को टेंड कर जाए या क्यू पी को टेंड कर जाए। ठीक है, तो देखो क्या है, इफ पी क्यू इज ए कोड टू द कॉनिक, देखो ये कॉनिक बना हुआ है, पी क्यू ये कोड है, देन टेंजेंट एट द कॉनिक एट द पॉइंट पी इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कोड पी क्यू। पी क्यू की लिमिटिंग पोजीशन है। लिमिटिंग पोजीशन कौन सी है, इसमें क्यू किसको टेंड कर जाए, पी को, यानी कि क्यू पी को अप्रोच करे, क्यू अप्रोचेस पी अलोंग द कर्व। जैसे क्यू पी को अप्रोच कर जाएगा तो ये कोड क्या बन जाएगी, टेंजेंट।
ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एनी परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल एट एनी पॉइंट P टू द कॉनिक इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P। जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो पहले उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, वो आपके पास क्या बन जाएगी? टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल। फिर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पोल एंड पोलर अभी नहीं बता रही मैं आपको, जब आर्टिकल आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, उसके बाद ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट डायमीटर, डायरेक्टर सर्कल, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बाद में। टू फाइंड द कंडीशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉनिक। तो स्टूडेंट मैं ये वाला आर्टिकल आपको नहीं करवा रही, टेंजेंट का आगे एक आर्टिकल और है वही हम करेंगे, क्योंकि आगे उसी टाइप के आर्टिकल्स हैं। इस आर्टिकल को आप स्किप कर देना, ठीक है। फिर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको मैं करवाऊंगी पहले टेंजेंट की करके, क्योंकि देखो स्टूडेंट मैं इससे करती हूँ टेंजेंट की या आगे वाले आर्टिकल से, रिजल्ट दोनों का सेम है, ठीक है। और आपको पता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। तो करवानी तो पहले मुझे टेंजेंट की पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट से ही मैं नॉर्मल निकाल सकती हूँ। लेकिन टेंजेंट का ये वाला पार्ट ना करवा के, देखो ये वाला है आपके पास, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, ये करवाऊंगी मैं आपको। तो आप ये वाला आर्टिकल स्किप कर देना, ये वाला आर्टिकल स्किप कर देना। 1.16 1.17 करना है, लेकिन एंड में करेंगे अभी हम, ठीक है। और टेंजेंट एट ओरिजिन भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बाद में बताती हूँ। हाँ जी, अब इस पे आओ। अब इंटरसेक्शन ऑफ जनरल कॉनिक एंड द लाइन, ये एक लाइन है स्टूडेंट, आपने इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई होगी, x माइनस एक्स-1 बाई एल। देखो 3 डायमेंशन में इस टाइप की लाइन की इक्वेशन पढ़ते हो, x माइनस एक्स-1 बाई एल, y माइनस वाई-1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन। बिल्कुल उसी तरह से दे रखी है, x1 माइनस एक्स-1 बाई कॉस थीटा, y माइनस वाई-1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोई भी आप टर्म ले सकते हो, ठीक है। ये जो भी एक्चुअल में आर होती है, चलो मैं वो आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इतना कुछ बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअल में जो ये आर होती है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर नीचे वाले डायरेक्शन कोसाइंस हों तो ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस हों। अब यहाँ तो ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं सिखा रही मैं आपको, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी 3 डायमेंशन में आएगा, आपको वहीं बता दूंगी। बस ये ध्यान रखो, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन। हम हर आर्टिकल में ये लेंगे लाइन की इक्वेशन, x माइनस एक्स-1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई-1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। आपको निकालना है एक कॉनिक, जनरल कॉनिक और लाइन की इंटरसेक्शन, ठीक है। आपको पता है कोई भी मैंने कॉनिक लिया, जनरल कॉनिक लेना है, दिस इज द कॉनिक, कोई भी एक लाइन ली तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? 2 पॉइंट्स पर। तो आपको निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड द लाइन। लाइन और कॉनिक का इंटरसेक्शन निकालना है, और वो क्या निकल के आएंगे? 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो इस आर्टिकल हम करते हैं, जब इस आर्टिकल करूँगी तो 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे आपके। जनरली देखो कोई भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पर, मान लो मैं कहती हूँ एक ज्योमेट्रिकल फिगर ये है और एक ज्योमेट्रिकल फिगर ये है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन निकालने का तरीका होता है कि इसकी इक्वेशन, जो आपकी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसकी इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की फर्दर उसमें पुट करोगे तो x की आ जाएगी। मीन्स दोनों की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको निकालना है जनरल कॉनिक और लाइन का इंटरसेक्शन। तो मैं क्या करूँगी, दोनों की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेती हूँ, वहाँ से जो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा। तो सबसे पहले देखो मैं लाइन की इक्वेशन पहले कॉनिक की लिख लेती हूँ। कॉनिक की जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नंबर 1 डाल दो। लाइन आपको गिवन है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। इसको नंबर 2 डाल दो। तो स्टूडेंट्स अब तरीका आप सीख लेना। आगे हम कोई भी आर्टिकल करेंगे तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है। हर आर्टिकल आपको यहीं से स्टार्ट करना है। मैं आपको
बार बार नहीं करवाऊंगी, यहीं से सीधा देख के लिखूंगी। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में भी एक कॉनिक लिया और एक लाइन ली। अब क्या करो, मैंने कहा है किसी भी एक से एक्स की वाई की वैल्यू निकाल के आपस में सोल्व करना, पुट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 2 से एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, एनी पॉइंट निकाल लूँ, यानी कि यहाँ से एक्चुअली में देखो मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ इसका। जैसे आप ये लाइन की इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, यहाँ मैंने आर लिख दिया, आर की वैल्यू 1 पुट करूँ, ये x1 y1 z1 तो कोई पासिंग पॉइंट होता है, जो भी आपको लाइन पर पॉइंट दे रखा हो, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही होती है, दैट पॉइंट इज x1 y1 z1। तो r की 1 वैल्यू पुट करूँ, फर्स्ट और लास्ट को लो जरा, फर्स्ट और लास्ट से क्या वैल्यू आएगी x की, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस x1 इज इक्वल टू एल आर, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस एल आर। तो x की वैल्यू आई x1 प्लस एल आर, ऐसे ही y की वैल्यू सेकेंड और लास्ट से निकालना, वो आएगी y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। देखो r की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो एक पॉइंट आ जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट कर दूँ दूसरा पॉइंट आ जाएगा, 3 पुट कर दूँ तीसरा पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि देखो एक लाइन है, लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कोई लिमिट ही नहीं है, कितने मर्जी पॉइंट आप निकाल लो। तो जितनी r की वैल्यूज देते चले जाओगे उतने ही आपके पॉइंट निकलते चले जाएंगे। और अगर मैंने जनरल r लिखा है तो इट मीन्स ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, ऑन द लाइन सॉरी। तो ये क्या है, एनी पॉइंट। क्योंकि एनी पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि r की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट निकलाएगा। ये एनी पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अब क्या निकालेंगे यहाँ, एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 निकालो। फर्स्ट और लास्ट को ले लो, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, r cos थीटा प्लस x1। ठीक है, सेकेंड और लास्ट को ले लो, इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस r साइन थीटा। तो एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं, x की वैल्यू क्या है, x1, इसको x1 को पहले लिख रही हूँ, x1 प्लस r cos थीटा, y की वैल्यू y1 प्लस r साइन थीटा। तो हम करते क्या है, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करते हैं। अब इसको कहाँ पुट कर दो, 1 में, पुट इन 1। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रही हूँ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं ये आर्टिकल हर आर्टिकल में यूज़ करूँगी, लेकिन बार बार आपसे नहीं करवाऊँगी, मतलब मीन्स वीडियो में आपको करके नहीं दिखाऊँगी, आपको खुद करना होगा। तो एक जगह समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं हो पाएगा। x की वैल्यू पुट कर दो, x1 प्लस r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2h xy की वैल्यू, x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा, y की वैल्यू y1 प्लस r साइन थीटा प्लस b y स्क्वायर, y की वैल्यू y1 प्लस r साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2g, x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा प्लस 2f y की वैल्यू y1 प्लस r साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालना, दूसरा काम है उसको कॉनिक में पुट करना, तीसरा काम है टर्म्स को कलेक्ट करना। टर्म को किस तरह से कलेक्ट करोगे, आर स्क्वायर वाली टर्म, फिर आर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं कलेक्ट करती हूँ आर स्क्वायर वाली टर्म, करते हैं कलेक्ट, आर स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करो। देखो जब मैं इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर को सॉल्व करूँगी तो आएगा x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 आर कोस थीटा। आर स्क्वायर की एक टर्म आएगी, क्या टर्म आएगी यहाँ से, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या मल्टीप्लाई है a, तो टर्म बनेगी a आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर टर्म आएगी ए कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स जिसको डायरेक्ट नहीं समझ आता है तो आप एक काम कर सकते हो, इसके होल स्क्वायर को खोलना, ए से मल्टीप्लाई करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, सेम इसको सॉल्व करना, सारी टर्म्स को सॉल्व करके फिर कलेक्ट कर लेना। आर स्क्वायर वाली इकट्ठी करके आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, आर वाली इकट्ठी करके आर कॉमन ले लेना, फिर विदाउट आर वाली टर्म लिख देना। ठीक है, मैं डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ।
यहाँ से देखो आर स्क्वायर कब टर्म आएगी, जब मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो आर स्क्वायर की टर्म आएगी। देखो पहले मैं x1 लूँ, x1 को y1 से मल्टीप्लाई करूँगी, आर स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी। x1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तब भी नहीं आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तब भी आर स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, बट लास्ट टू को मल्टीप्लाई करूँगी तो आर स्क्वायर की टर्म आएगी। क्या टर्म आएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर क्या मल्टीप्लाई है 2h, तो टर्म बनी 2h आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो टर्म क्या बचेगी 2h साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2h साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब आर स्क्वायर की एक टर्म यहाँ से आएगी, ये टर्म आएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाहर में मल्टीप्लाई है तो टर्म बनेगी b आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ क्या टर्म आ जाएगी b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो कहीं से आर स्क्वायर की टर्म भी नहीं आएगी ना यहाँ से आएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर की टर्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कलेक्ट करते हैं आर वाली, और स्टूडेंट्स अब देखना जब मैं आर वाली टर्म को कलेक्ट करूँगी तो हर टर्म के साथ 2 भी आएगा, तो आर की बजाय मैं कॉमन ले लेती हूँ 2r। ठीक है, मैंने 2r कॉमन लिया। अंदर देखो जब इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करूँगी तो क्या टर्म आएगी x1 स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो टर्म आएगी 2x1 आर कॉस थीटा, आर वाली टर्म आ गई और a मल्टीप्लाई में तो क्या आया 2a x1 आर कॉस थीटा। 2r कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a x1 कॉस थीटा। तो नेक्स्ट टर्म आपकी बचेगी a x1 कॉस थीटा प्लस, देखो आर वाली टर्म देखते हैं, ये आपका x1 है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर वाली टर्म दिख रही है, क्या टर्म आएगी x1 आर साइन थीटा, और बाहर 2h मल्टीप्लाई है तो टर्म बनेगी 2h x1 आर साइन थीटा। 2r हमने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा h x1 साइन थीटा, h x1 साइन थीटा प्लस, देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगेन आर वाली टर्म आएगी आर कोस थीटा y1, बाहर 2h मल्टीप्लाई है तो टर्म बनेगी 2h आर कोस थीटा y1। 2r कॉमन ले चुके हैं तो क्या टर्म बचेगी h cos थीटा y1, दैट इज h y1 cos थीटा। मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको। ठीक है, बाकी और कहीं यहाँ से नहीं आएगी आर वाली टर्म। अब यहाँ से देखो जब इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे y1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप लिखोगे 2y1 आर साइन थीटा, तो आर वाली टर्म आई, बाहर b मल्टीप्लाई है तो क्या टर्म बनेगी 2b y1 आर साइन थीटा। 2r आपने कॉमन लिया तो अंदर टर्म आएगी b y1 साइन थीटा, तो लिख लो दिस टर्म इज b y1 साइन थीटा। सॉरी, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, और भी टर्म आएंगी। यहाँ से देखो जब आप 2g को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएगी 2g आर कॉस थीटा, 2r बाहर ले चुके हो तो अंदर टर्म आएगी प्लस g कॉस थीटा प्लस 2f को अंदर मल्टीप्लाई करो 2f आर साइन थीटा, 2r बाहर जा चुके हैं, अंदर टर्म बचेगी f साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब आपकी आर वाली टर्म कलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब कलेक्ट करते हैं विदाउट आर की। ठीक है, मीन्स कांस्टेंट टर्म। अब आप ये मत मानना कि x1 y1 z1 है, ये कांस्टेंट नहीं है। x1 y1 z1 मैंने आपको पहले ही बताया एक पॉइंट है, जैसे 1 2 3 होता है, तो x1 y1 z1 विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो यहाँ से एक टर्म आएगी, क्या आएगी x1 स्क्वायर, बाहर a मल्टीप्लाई है तो क्या टर्म बनेगी a x1 स्क्वायर प्लस, देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो विदाउट r1 की टर्म आएगी x1 y1, बाहर 2h मल्टीप्लाई है तो क्या टर्म बनी 2h x1 y1। फिर देखो जब यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर खोलूंगी तो एक y1 स्क्वायर की टर्म आएगी, बाहर b मल्टीप्लाई है तो टर्म बनेगी b y1 स्क्वायर। फिर देखो इस 2g को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगा 2g x1। फिर देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू 0।
हाँ जी, देखो एक टर्म आपकी आ गई है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, आगे जो कॉनिक है, कॉनिक की बार बार इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की बजाय इस पूरी की पूरी टर्म को हम नाम दे देते हैं एस से। जस्ट इट इज़ नोटेशन कि इस पूरी की पूरी एस का मतलब क्या है, कॉनिक की इक्वेशन। ठीक है, अब जरा चेक करो इस कॉनिक की इक्वेशन में और जो ये कांस्टेंट टर्म आई है क्या डिफरेंस है। देखो सेम टर्म है, सिर्फ x1 xy की जगह क्या है x1 y1। आप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ xy की जगह क्या है आपके पास x1 y1। तो इसको हम s की बजाय किसका नाम दे देंगे, s1। s का मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। s1 का मतलब xy को रिप्लेस कर रखा है x1 y1 से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखती हूँ आर स्क्वायर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r ax1 कॉस थीटा। इसमें भी एक काम करो, आप कॉस थीटा साइन थीटा वाली टर्म इकट्ठी कर लो। कॉस थीटा वाली इकट्ठी करूंगी तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या टर्म आएगी ax1 प्लस hy1 कॉस थीटा। साइन थीटा वाली इकट्ठी कर लो तो ये टर्म आएगी hx1 प्लस by1 साइन थीटा प्लस s1, इस पूरे को नाम दे दिया मैंने s1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे जितने भी आर्टिकल आपके मैं करवाऊंगी, हर आर्टिकल में यहाँ तक तो करना ही करना है आपको, और मैं आगे किसी भी आर्टिकल में नहीं करवाऊंगी, आप इस आर्टिकल से खुद करोगे। देखो बुक में जो इक्वेशन निकाल रखी है इस तरह डायरेक्ट निकाल रखी है, आर स्क्वायर वाली टर्म है, फिर 2r वाली टर्म है, वही सेम टर्म है जो हमारी निकल के आई है, आप चेक कर लेना। सॉरी, यहाँ एक टर्म और छूट गई मेरी। देखो मैंने cos थीटा की इकट्ठी करी ना, यहाँ से तो मैंने इकट्ठी कर ली ax1 hy1, ये वाली रह गई, ये g भी तो था, तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगी ax1 प्लस hy1 प्लस g। इसी तरह साइन थीटा की मैंने इन दोनों टर्म्स को तो कलेक्ट कर दिया, ये छोड़ दिया, इसमें भी साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ एक टर्म और आ जाएगी f। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में यही टर्म है cos थीटा साइन थीटा वाली प्लस s1 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आर में कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज ऑफ आर आएंगी। ठीक है, जब 2 वैल्यूज ऑफ आर आएंगी तो आर की 2 वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पॉइंट में कितने आएंगे, 2 आएंगे। आर की वैल्यू सपोज करो पहली वैल्यू 1 आ गई, आपने 1 पुट करा, एक पॉइंट आ गया। सेकेंड आर की वैल्यू 5 आ गई, आर की जगह 5 पुट किया, दूसरा पॉइंट आ गया। यानी कि ऐसे सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं जो कॉनिक 1 पर और लाइन 2 पर लाई करेंगे, क्योंकि जब मैंने दोनों की इंटरसेक्शन निकाली तो आर की 2 ही वैल्यू ऐसी निकल के आएंगी जो कि इस कंडीशन को होल्ड करेगी। मीन्स दोनों को आपस में सॉल्व करके जो कंडीशन आई उसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी। यानी कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन और कॉनिक एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या निकालना था, इंटरसेक्शन ऑफ जनरल कॉनिक एंड द लाइन। तो क्या आया इक्वेशन, देखो यही सेम आ गई, इज ऑफ सेकेंड डिग्री गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ आर विच शोज दैट 1 and 2 meets in 2 points. Hence every straight line meets a conic in 2 points. Substituting these 2 values of r in these coordinates of point of intersection can be obtained. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जरा सा आर्टिकल था ये। नेक्स्ट जो टेंजेंट का आर्टिकल है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ऑफलाइन क्लास में तो देखो दोनों आर्टिकल में इकट्ठे करवाती थी, इंटरसेक्शन का भी टेंजेंट का भी, बट ऑनलाइन में वीडियोस बनाने में थोड़ा सा ये है कि पता नहीं आप लोगों को इकट्ठा ज़्यादा करवाने से समझ आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा करवा रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से करना। ठीक है, इसके बाद कल मैं आपको टेंजेंट निकालना सिखाऊंगी। जब टेंजेंट निकालेंगे यहाँ तक आप खुद करोगे। ठीक है, उसके आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से टेंजेंट निकालेंगे। क्लियर है?